लोगों को नमस्कार। मैं डॉक्टर हिमांशु यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज पुनः मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। आज का जो हमारा विषय है वह है राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत में लॉक के विचार। इसके पहले यह मेरा जो सेगमेंट चल रहा है, इसके पहले में 2 पार्ट आपके आ चुके हैं। पहले पार्ट में मैंने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैंने क्लियर किया था, और पहले पार्ट के बाद दूसरा पार्ट जो मेरा आया उस पार्ट में मैंने हॉब्स के जो सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत था उस पर मैंने आपसे बात कर ली थी। और अब इसी क्रम में जब हम दूसरे पे आ रहे हैं, और वो जो हमारा विचार है वो किस पे है, लॉक पर हम विचार करेंगे। लॉक के संदर्भ में आपसे हम बात करेंगे। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि दोनों परिस्थितियों की मैंने चर्चा की थी। पहले मैं हॉब्स की परिस्थितियों की चर्चा कर चुका हूँ, और अब मैं चर्चा करूंगा पहले लॉक की परिस्थितियों की, इसलिए क्योंकि लॉक की जगह हम जब परिस्थिति को समझेंगे, जैसा कि मैंने पहले ही लेक्चर में आपको बताया था, परिस्थितियां जो होती हैं व्यक्ति के विचारों पर काफ़ी प्रभाव डालती हैं, और उसके आधार पर क्या होता है, अपने सिद्धांत वह क्या करता है, प्रचलित करता है, अपने सिद्धांतों को देता है, अपने विचारों को देता है। तो इसलिए लॉक भी उससे कहीं अछूते नहीं थे। और यह भी आपको बता दूं कि लॉक भी उसी इंग्लैंड के में उसका जन्म हो रहा है। मैं उस जन्म से लेके मृत्यु की सारी घटनाओं पे मैं चर्चा करूंगा। बस परिस्थितियां केवल अलग थी। जब हॉब्स पैदा हो रहा था उस समय परिस्थितियां थोड़ा सा दूसरी थी, और जब लॉक पैदा आ रहा था तब परिस्थितियां काफ़ी कुछ बदल चुकी थी। तो उन दोनों के बीच में, उन दोनों के अंतर में, सिद्धांतों में देखिए कितना, उनके विचारधारा में, उनके व्यवहार में किस तरह का परिवर्तन दिखाई पड़ेगा, यह हमारा प्रमुख उद्देश्य होगा। और किस प्रकार से वो सामाजिक समझौते की कल्पना करेंगे, किस तरह की सरकार का वो समर्थन करेंगे, इन विषयों पर हम बात करेंगे। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते, सीधे हम आते हैं अपने बोर्ड पे और आपसे आगे हम बात करते हैं। सीधे अपने विषय पर आते हैं। देखिए, हम चर्चा करेंगे लॉक की चर्चा करेंगे। लॉक की जीवन परिस्थितियों के बारे में जानेंगे कि लॉक कब कैसे पैदा हुआ, किस सब किन परिस्थितियों में पैदा हुआ, परिस्थितियों के हिसाब से उसके विचारों पे चर्चा करेंगे, उसकी सिद्धांत पे चर्चा करेंगे, और उसके सामाजिक समझौतों को पढ़ेंगे। देखिए, लॉक का जो जन्म है वह क्या कहते हैं 29 अगस्त 1632 ईस्वी में हो रहा है। हॉब्स को भी समझते जाइए कि यहाँ पे थोड़ा सा हॉब्स को भी आप देखिएगा, रिमाइंड हो जाएगा, आपको रिकॉल होगा इनका जन्म। और क्या कहते हैं, लॉक का जन्म कहाँ हो रहा था, इंग्लैंड में। हॉब्स महोदय का जो जन्म था इंग्लैंड के क्या कहते हैं मासम्बरी में, दक्षिणी तट पे था। अगर लॉक की बात करेंगे, लॉक एक रिंगटन एक जगह हुआ करती थी, उस जगह पर क्या कहते हैं इस व्यक्ति का जन्म हुआ था। कुछ जगहों पे, कुछ किताबों में सामरसेट एक जगह का नाम है, सामरसेंट। ये जो सामरसेंट है ये बड़ा एक स्टेट था वहाँ का। उस स्टेट के अंदर रिंगटन एक जगह का नाम था। उस जगह पे क्या कहते हैं लॉक महोदय जन्म लेते हैं 29 अगस्त 1632 ईस्वी में। 16 अगस्त 1932 को जब ये किलकारी भरते हैं, तो उस समय अगर वहाँ की परिस्थितियों को देखेंगे, हॉब्स और लॉक दोनों की परिस्थितियों में बहुत अंतर था। हॉब्स जब पैदा हुआ था तो भय का वहाँ पे शासन व्यवस्था थी। इतना त्राहिमाम वहाँ पे मचा हुआ था कि जिसकी वजह से क्या कहते हैं वो भय के साथ वो पैदा हुआ, तो इसलिए कहता था मैं और मेरा भय दोनों क्या है, जुड़वा है। लेकिन क्या लॉक के साथ भी ऐसी कंडीशन थी, या लॉक की कुछ सिचुएशंस अलग थी? एग्जैक्टली लॉक की सिचुएशन अलग है। क्यों? क्योंकि उसके बाद ये आ रहा है, एक तो ये कॉन्सेप्ट उसके बाद आ रहा है। दूसरी चीज़ क्या थी, लॉक क्या कहते हैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, मध्यम वर्गीय परिवार से था, और पिताजी के साथ इनकी बहुत अच्छी बैठती थी। पिता इनको अपने मित्रवत अपने साथ रखते थे, मित्र की तरह इनको मानते थे। इसकी वजह से क्या कहते हैं इनका जो हिसाब किताब था वो बहुत अच्छा था। लॉक देखिए जब अपने सिद्धांतों को देने की कोशिश कर रहा, लॉक जब अपने बातों को कहना पढ़ना जब शुरू करेगा, तब तक जो हॉब्स की उम्र थी वो कितनी हो चुकी थी, लगभग 43 ईयर्स हो चुकी थी। और लॉक उस समय कितना था, उस समय लॉक 12 वर्ष का था केवल। अब देखिए दोनों के सिद्धांत और दोनों के व्यवहार में कितना परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। जब यह व्यवस्था थी उस समय क्या था, ब्रिटिश संसद पे अगर आप देखेंगे, जब हॉब्स था तो ब्रिटिश संसद पे क्या व्यवस्था थी, ब्रिटिश संसद पे कहीं ना कहीं उस समय गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। राज सत्ता को, संसद को लेकर आपस में लोगों में टकराहट मची हुई थी। तो उस टकराहट की स्थिति में, उस भयावह स्थिति में वह गृह युद्ध को भी देख रहा था अपने जन्म के बाद। तो उस गृह युद्ध से, लेकिन यह क्या है, उस गृह युद्ध को यह नहीं देख रहा है। अगर हम विद्वान की बात करें, जितना विद्वान आपका हॉब्स था उतना ही विद्वान कहते हैं लॉक भी था। और लॉक को अगर आप देखेंगे,
लॉक इनसे कम नहीं था। लॉक ने क्या किया, 15 वर्ष की अवस्था में, मात्र 15 वर्ष की अवस्था में वेस्टमिनिस्टर स्कूल में क्या किया, इसने प्रवेश ले लिया। जबकि आप जब उसको देखते हैं, वो लॉक हॉब्स अगर देखेंगे, हॉब्स पढ़ने में इनसे ज़्यादा तेज थे, लेकिन यह मध्यम वर्गीय परिवार से थे, लाड दुलार प्यार इनके पास बहुत था, और जिनको बहुत ज़्यादा प्यार और लाड दुलार मिलता है, थोड़ा सा वो पढ़ने में क्या होते हैं, बिगड़ जाते हैं। लेकिन अब देखेंगे 1620 के आसपास जब देखेंगे तो बीए में एडमिशन ले लेते। 1620 में इनकी जो आयु थी वो कितनी हो गई, 1620 में 20 वर्ष के जब होते, तो ये क्या है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने चले जाते हैं। और उस समय ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय क्या था, बहुत अपने आप में चर्चा का विषय था। पूरब का ऑक्सफोर्ड इलाहाबाद विश्वविद्यालय को ही बोला जाता है, लेकिन उस ऑक्सफोर्ड और इस ऑक्सफोर्ड में क्या था, बहुत अंतर था। और 1656 ईस्वी में क्या करते हैं, ये बीए कर लेते हैं, और 1658 ईस्वी में ये एमए की परीक्षा क्या करते हैं, पास कर लेते हैं। उस समय बीए 2 साल का हुआ करता था, ध्यान रखिएगा। आज हमारे क्या 3 साल का बीए होता है। इसकी वजह से क्या कहते हैं, हम लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो आपके दिमाग में, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया कि 1656 ईस्वी में वो बीए कर लेते हैं, और 1658 ईस्वी में क्या करते हैं, वो एमए कर लेते हैं। इसकी रुचि जो थी वो किसमें थी, परिवार से बढ़िया थे, अच्छा राशन मिलता था, पढ़ने लिखने में ठीक थे, व्यवस्था इनके पास अच्छी थी। तो इन्होंने काव्य शास्त्र का अध्ययन किया, इन्होंने दर्शन शास्त्र का भी अध्ययन किया, ज्योतिष को भी थोड़ा सा इन्होंने पढ़ने की कोशिश की, ज्योतिष शास्त्र को भी पढ़ने की कोशिश की। खास करके दर्शन शास्त्र को पढ़ने की इनकी जो ललक थी वो क्या थी, बढ़ने लगी। काव्य शास्त्र को इन्होंने थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दिया, और यूनानी भाषा को इन्होंने क्या किया कि अपने मूल भाषा के रूप में क्या किया, अडॉप्ट कर लिया, और यूनानी भाषा को इन्होंने प्रखरता के साथ क्या किया, इसको अपना लिया। इस अपनाने के दौर में देखिए क्या हुआ कि लॉक का क्या कहते हैं, लॉक ने जब दर्शन को पढ़ा तो लॉक के दिमाग में एक चीज़ देखिए उस समय आई, दर्शन पढ़ते समय उसके दिमाग में आया, क्यों ना मैं चर्च में बिशप बन जाऊं। चर्च में बिशप बनने का इसके दिमाग आया कि मैं चर्च में बिशप बन जाऊं। चर्च में बिशप बनने का उसने प्रयास किया, लेकिन अब कहते हैं ना, जो किस्मत में आपके लिखी होगी वही होगा। प्रयास उसने किया। देखिए अब सीखना चाहिए हमको लॉक से कि लॉक कभी भी, देखिए लॉक ने पढ़ने के बाद क्या किया, उसको बिशप बनने की जब उसके मन में जब धारणा आई चर्च में बिशप बन जाऊं, तो क्या था, उसका प्रयास था। सफलता मिलना ना मिलना अलग बात है। तो आप लॉक से यहाँ सीखिए। आपके मन में अगर कोई चीज़ आता है, आपका अगर कोई आप उद्देश्य बनाते हैं, कोई अपना एम बना रहे हैं, तो आप उस एम के पीछे प्रयास जरूर करिए। सफलता मिले या न मिले ये बात अलग है। इनको कुल मिला के सफलता नहीं मिली। एक्चुअली क्या था, उनके दिमाग में भी पैसा कमाना उनके दिमाग में भी था। उनको लगा कि मैं यहाँ से शांतिपूर्ण जीवन यापन कर सकता हूँ, इसलिए अगर मैं चर्च का बिशप बन जाऊँ तो अपनी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं क्या करूँगा, पहुँचा पाऊँगा। लेकिन जब ये सफलता नहीं मिलती है तो 1960 में, देखिए गौर करिएगा सनों पे, 1960 में ये एक डेविड टॉमस एक डॉक्टर हुआ करते थे। इनके साथ क्या हुआ, ये आना जाना शुरू कर दिया इन्होंने। उनके साथ आने जाने लगे तो उससे क्या हुआ कि उनको चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा मजा आने लगा। उनको लगा कि यार ये तो और भी अच्छा है। लोग आते थे, इंजेक्शन लगाते थे, उनसे 2-4 बातें करते थे, मलहम पट्टी करते थे, तो उनको लगा कि मैं एक उपकार का भाव कर रहा हूँ। जो चीज़ें मैं वहाँ पे जाके बिशप बन के मैं लोगों को ज्ञान बांटता, वो मैं यहाँ पे कर्म के माध्यम से अपने कार्य कर रहा हूँ। एक दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग इनकी आई कि मैं इस तरह की बातों को मैं कर सकता हूँ या ऐसा मैं प्रयास कर सकता हूँ। इनको क्या हुआ, इसमें बहुत रुचि आने लगी। रुचि आते आते क्या हुआ, 1966 में अब देखिए जीवन में परिवर्तन कैसे आ रहा है। परिवर्तन एकाएक नहीं आता है। जीवन में परिवर्तन क्या होता है, धीरे धीरे होता है। एक राजनीतिक दल उस समय चला करता था, उसका नाम था विंग दल। WING, विंग पार्टी। विंग पार्टी जो चला करती थी, उस पार्टी के संस्थापक जो थे लॉर्ड एस्ली। इन महोदय का क्या कहते हैं कि जो व्यवहार हो गया, किससे हो गया, लॉर्ड एस्ली से हो गया। और लॉर्ड एस्ली क्या थे, लॉर्ड एस्ली एक राजनीतिज्ञ विचारक थे, एक राजनीति का कार्य करने वाले व्यक्ति थे, राजनीति में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में थे। अब देखिए लॉक का जीवन कैसे बदलता है। मैंने बताया कि आप जिस परिवेश में रह रहे होते हैं, जैसा खाएंगे वैसा आप सोचेंगे। जिस परिवेश में अगर ठंडे प्रदेश में रह रहे होंगे तो आपका जो निर्णय लेने का जो दायरा होगा, निर्णय लेने का जो आपके जो समय होगा, वो क्या होगा, बहुत शीतल होगा, बहुत नॉर्मल होगा।
लेकिन अगर आप बहुत गर्म प्रदेश से हैं तो आप क्या होता, आप बहुत गुस्सैल हो जाते हैं। तो इन परिस्थितियों में क्या था कि वह काम कर रहा था, लॉर्ड एस्ली के साथ क्या कहते हैं वो जुड़ गया। किस्मत देखिए कैसे चमकती है। 1966 में सब कुछ अच्छा हिसाब किताब चल रहा था। 1966 में ही 1966 तक ये इनके 1666 में जब इनके साथ ये जुड़े, बहुत अच्छा इनका हिसाब किताब चल रहा था। लेकिन एकाएक क्या हुआ, 1672 में एक परिवर्तन होता है और लॉर्ड एस्ली को क्या होता है, वहाँ का चांसलर बना दिया जाता है। और जैसे लॉर्ड एस्ली को वहाँ का चांसलर बना दिया जाता है तो तुरंत क्या कहते हैं, लॉर्ड एस्ली क्या करते हैं, लॉर्ड एस्ली लॉक को अपना क्या सचिव बना लेते हैं, सेक्रेटरी बना लेते हैं। अब इनको क्या किया, इन्होंने अपना सेक्रेटरी बना लिया। सेक्रेटरी बना के इन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण जो पद थे वहाँ पे, उनके साथ क्या हुआ, उनके साथ जोड़ के इनको रख के और काम करना, वहाँ से सीखना या इनके साथ जुड़ के काम करना इन्होंने क्या किया, प्रारंभ कर दिया। देखिए ये अच्छे दिन इनके आ गए हैं। लॉक क्या कहते हैं, कहाँ पहले सोचा कि मैं बिशप में, चर्च में जाके बिशप बन जाऊं, फिर सोचा कि डॉक्टर का ही काम कर लेता हूं, फिर लॉर्ड एस्ली, उनके साथ में एस्ली मिल जाते हैं, उनके साथ किस तरह परिवर्तन होता है, लास्ट में चांसलर के साथ जुड़ जाते हैं। वही व्यक्ति जब चांसलर बनता है तो आप सचिव के पद पे आ जाते हैं। एक जीवन में लगातार क्या हो रहा, परिवर्तन हो रहा। लेकिन हमेशा अच्छे दिन नहीं रहते। कुछ समय के बाद क्या हुआ कि एस्ली का क्या हुआ, रोमन में विरोध होने लगा। रोमन में क्या हुआ, रोम में इनका विरोध शुरू हो गया। विरोध कौन कर रहा था, विरोध कैथोलिक जो पक्ष के लोग थे, कैथोलिक चर्च के जो लोग थे, वो राजा के पक्ष के प्रवृत्ति का विरोध कर रहे थे, जिसके कारण 1973 में क्या हुआ कि इसको चांसलर पद से क्या हुआ, हटा दिया गया। और जैसे चांसलर पद से हटाया गया तो क्या लाक अब उस जगह पे टिकेगा या लाक को भागना पड़ेगा? लाक को तुरंत वहाँ से निकलना पड़ा और लाक 1975 में अब लाक क्या हुआ, उसमें उसकी तबीयत भी खराब हो गई थी। क्योंकि जब बुरे दिन आते हैं तो 2 साल का जो जीवन था उसने बड़े मुश्किल से बिताया, क्योंकि वहाँ भाग भाग के बचना पड़ता था। कैथोलिक चर्च वाले इन्हें खोज रहे थे, मारने के लिए खोज रहे थे। ये इनकी एक स्टैंडी बन गई थी कि इनको पकड़ो, इनको मारो। ये लोग क्या थे, अपने जान बचा के किसी तरह भाग रहे थे। जान बचा के भागते भागते कहाँ निकल गए, ये भाई साहब फ्रांस निकल गए 1675 में, 1675, ध्यान रखिएगा, सॉरी बार बार मेरा 1900 निकल जा रहा, तो उसमें आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। तो 1675 में क्या कहते हैं, ये भाग जाते हैं फ्रांस। और फ्रांस में क्या कहते हैं, 1679 तक ये फ्रांस में क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं। तो जीवन यापन केवल अकेले वहाँ बैठ के तो नहीं कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो उन्होंने वहाँ पे सोचा ही होगा, सोच के ही तो कोई ना कोई काम कर रहे होंगे। लेकिन होता क्या है कि वहाँ की जो राजा थी, जो वहाँ के इंग्लैंड में जो राजनीतिक विद्रोह में जो आग भड़क गई थी, उस आग में राजा को एस्ली से नाराज होकर 1681 में फिर से उसको पद से हटा दिया गया। और प्रोटेस्ट धर का जो समर्थन कर रहे थे, राजद्रोही देकर क्या हुआ, उनके मुकदमा चला दिया गया। और जब इस तरह का मुकदमा चलता है तो क्या होगा, एक मिनट देखिए, 1688 में जब इंग्लैंड की रक्तहीन जब क्रांति होती है, उस क्रांति का ये प्रत्यक्षदर्शी था। वो देख रहा था उस क्रांति को, और उस क्रांति में क्या हुआ था, उस क्रांति का देखिए उसके ऊपर प्रभाव किस तरह पड़ रहा है। उस क्रांति को अगर आप गौर करेंगे, 1688 की जो क्रांति थी, गौरवपूर्ण क्रांति, इसको गौरवपूर्ण क्रांति के साथ साथ क्या कहते हैं, रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं। इसमें रक्त नहीं फैला था, इसमें रक्त का बिल्कुल भी नहीं फैला हुआ था। इसके कारण क्या कहते हैं, इसको रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। और आप इसमें देखेंगे हुआ क्या था, इसमें हुआ ये कि वहाँ के जो राजा को, जब राजा का जब विरोध हुआ, तो राजा के विरोध के प्रति जो विद्रोह पैदा हुआ, इस विद्रोह से राजा को मारा नहीं गया, बल्कि क्या हुआ, राजा यहाँ से जेम्स द्वितीय यहाँ पे हुआ करते थे। ये क्या हुआ, जेम्स द्वितीय यहाँ पे निरंकुश शासन व्यवस्था, क्योंकि राजसत्ता थी तो निरंकुश शासन व्यवस्था था, राजतंत्र था। इस व्यवस्था के अनुरूप क्या कहते हैं, एक जो व्यवस्था आई थी, उस व्यवस्था की वजह से क्या हुआ, राजा को यहाँ से छोड़ के क्या हुआ, राजा भाग गया। कहीं गोली नहीं, कहीं बम नहीं, कहीं कुछ नहीं। राजा क्या हुआ, राजा छोड़ छाड़ के सब कुछ भाग गया। और जब राजा छोड़ के भागता है तो वहाँ की जनता ने विलियम सेकंड, थर्ड और मैरी को वहाँ का राजा और रानी क्या करते हैं, घोषित कर देते सर्वसम्मत से। जैसे राजा और रानी को वहाँ सर्वसम्मत वो घोषित करते हैं, तो यह एक नया पर्याय था, नया एक स्वरूप था। देखेंगे आप, इसी में जब 1688 की जब गौरवपूर्ण क्रांति जब हो जाती है, तो वहाँ पे क्या कहते हैं, फिर क्या कहते हैं, वहाँ के जो विलियम और मैरी और ऑरेंज, वहाँ पे क्या कहते हैं,
हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया कि लॉक को निमंत्रण भेजा। क्यों? क्योंकि लॉक की रचनाओं में चीज़ें देखने को हमें मिलने लगी थी। वह पुनः वापस लौट के आ गया इंग्लैंड में। इंग्लैंड में जब वो आता है तो उसे लॉक को एक उपाधि दी गई, उसको कहते हैं कमिश्नर ऑफ अमील्स। लिखिएगा, कमिश्नर ऑफ अमील्स। यह क्या कहते हैं, इसको एक उपाधि दे दी जाती है और इस उपाधि को लेकर पद को ग्रहण करके बहुत सारे शासकीय कार्य करता है। 1700 ईस्वी में क्या कहते हैं, इसकी तबीयत कमज़ोर पड़ने लगती है, काफ़ी बीमार होने लगता है और यह क्या कहते हैं 1704 ईस्वी में यह क्या कहते हैं 72 वर्ष की उम्र में क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। अगर आप इसके खंडों को पढ़ेंगे, इसकी किताबों को पढ़ोगे, उसकी रचनाओं को पढ़ोगे तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो रचना है, उसकी एक रचना जो मानी जाती है, जिस पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट। टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट के दो ना, एक कभी कहीं भी आपको मिलेगा टू ट्रीटाइज इन सिविल गवर्नमेंट, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो, दोनों इसी की किताब का नाम है। इसके एक्चुअली 2 खंड हैं और 2 खंड होने के नाते देखिए क्या है, दोनों खंड आपको मैं चर्चा कर दूं। उसकी जो पुस्तक है टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, इसके 2 खंड हैं। एक खंड जो है वो रॉबर्ट फिल्मर की बात करता है, रॉबर्ट फिल्मर की बात करता है, दूसरा हॉब्स का विरोधी है। एक तरफ वो कहता है दैवी राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का विरोधी है, दूसरे हॉब्स के निरंकुश राजतंत्र का भी क्या है, विरोधी है। और यहीं से वो अपने सिद्धांत का जन्म लेगा और यहीं से अपने सिद्धांतों को वो क्या करेगा, शुरू करेगा। और वो पीटर लास्लेट एक किताब, एक राइटर है पीटर लास्लेट, इन्होंने क्या कहते हैं इसको, यह क्रांति की पहली किताब, ये जो उनकी पुस्तक थी टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, पीटर लास्लेट ने कह दिया कि यह क्रांति की सबसे पहली किताब है। वाहन का स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे, वाहन एक राइटर हुए हैं, इन्होंने कहा कि यह एक दुनाली बंदूक कहा जाता है। इनके सिद्धांत को क्या कहते हैं, यह एक दुनाली बंदूक के समान है। तो यह जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, मैं बताऊंगा क्यों ये आ रहा है। तो अब हम चर्चा करते हैं उनके सीधे सिद्धांतों पे। तो एक चीज़ आपके दिमाग में आ गई होगी कि देखिए हॉब्स को बहुत मारपीट के साथ, हॉब्स को बहुत परिस्थितियों में उसकी बहुत अच्छी नहीं थी, माता पिता का साया बचपन से उठ गया था, तो वो जो आत्म प्रेम था वो उसे नहीं मिला। बहुत अच्छे घर से नहीं था, पढ़ने में विद्वान था, अपनी मेहनत पर सब कुछ पाया था। लेकिन लॉक को देखेंगे, लॉक ऑलरेडी मध्यम परिवार से थे, अच्छा पैसा था, सोच अच्छी थी, लोग अच्छे थे, पद अच्छा था, डॉक्टर के भी साथ रहे, बिशप के भी साथ रहे, उन्होंने सचिवालय में सचिव पे भी काम किया, तो बहुत सारे उनको पद और सम्मान मिला। तो ये पद और सम्मान मिलने से, पैसा भी उनके पास खूब था, इसलिए वो जब बात करेंगे तो जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति की बात करेंगे। तो मैं चर्चा करता हूँ कि ये जो राज्य की उत्पत्ति, अब ये जो व्यवस्था देख रहे हैं, देखिए एक चीज़ और आपको बता दूँ कि इनकी जो किताब है, ये कुछ लोग कहते हैं ये किताब जो है ये 1688 के पहले लिखी जा चुकी थी और मूलतः अगर आप देखेंगे तो 1692 में इसका प्रकाशन हो रहा है। तो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न पैदा होता है कि एक्चुअली किताब को माना कब जाए। प्रकाशित देखेंगे तो प्रकाशन इस समय हो रहा है, इन किताब इसके पहले लिखी जा चुकी थी। किताब बिना नाम से नहीं छापी गई, क्यों? क्योंकि अगर छाप दी जाती तो गौरवपूर्ण क्रांति जो रक्तहीन क्रांति थी, कहीं ऐसा ना होता कि वो रक्त की क्रांति बन जाती, रक्त ही रक्त उसमें बह जाता इस किताब को पढ़ने के बाद। तो इसलिए उसको छिपाया गया था, चीज़ों को ढका गया था, नाम से पर नाम को नहीं उजागर किया गया था, ऐसा कुछ किताबों में मिलता है। उसी की वजह से क्या कहते हैं 1992 में इस किताब का प्रकाशन होता है और ये किताब मानी जाती है कि इसके बाद लिखी गई। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, ये किताब क्या कहते हैं इसके पहले लिखी गई। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं, तो इनका मानव कैसा होगा? क्या जैसा हॉब्स का मानव था कि हॉब्स का मानव बड़ा खतरनाक था, पाशविक था, पशुवत मानव था, स्वार्थी था वो, तो क्या इनका मानव भी इस तरह का होगा? तो इनका मानव किस प्रकार का होगा, इनके मानव का क्या पर्याय होगा, इनके मानव का क्या रूप होगा, इन विषयों पे हम चर्चा करेंगे सीधे। तो आइए हम लोग सीधे उस पर आते हैं। सिद्धांत को देने के पहले सबसे पहला जो सिद्धांत देते हैं वो बताते हैं कि मानव का स्वभाव। देखिए हॉब्स के समय का जो मानव था वो कैसा था? पाशविक था, घृणित था, एकाकी था, तमाम सारे उसके था, क्रूर था, वो प्रेम दया करुणा उसके अंतर्गत नहीं थी, स्वार्थी मानव था। लेकिन यहाँ का जो मानव होगा, मैंने बताया ना परिस्थितियाँ अलग हैं, तो ठीक उसके मानव को अगर उल्टा कर दिया जाए तो मानव स्वभाव हमारे क्या कैसा था? मानव स्वभाव की बात करेंगे आप लॉक के संदर्भ में, और ये जो स्वभाव की जो बात करता है, एक किताब है एसे ऑन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग,
इस किताब में क्या कहते हैं, उसने पूरा लिखा है कि मानव का जो स्वभाव किस प्रकार का होना चाहिए, राज्य के अंदर मानव का स्वभाव कैसा है, कि जो समझौतों के माध्यम से राज्य की उत्पत्ति करेगा उसको इसने इस किताब में क्या कहते हैं परिभाषित किया है। इसने बताया कि मानव क्या कहते हैं, मानव एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी है। मानव विवेकशील है, मानव पारस्परिक सहयोग पर आधारित है, पारस्परिक सहयोग है, सहयोग पाया जाता है, सद्भावना पाई जाती है, सद इच्छा पाई जाती है, परमार्थ की इच्छा होती है। ये तमाम सारे इसने मानव स्वभाव के बारे में चर्चा की है कि मानव का स्वभाव किस प्रकार का होगा। लेकिन अगर आप हॉब्स की जब चर्चा कर रहे थे तो मानव का स्वभाव वहाँ क्या था, मानव वहाँ पे पाशविक था, घृणित था, एकाकी था, तमाम सारी आपको मैंने चर्चाएं उस समय बताई थी। देखिए, अगर मानव का स्वभाव ऐसा है तो उसकी अवस्था कैसी होगी, प्राकृतिक अवस्था। तो प्राकृतिक अवस्था की भी देखिए हम चर्चा यहीं पे कर दें उसकी। ये जो प्राकृतिक उसकी अवस्था होगी, लाख की जो प्राकृतिक, जब मानव के अंदर अगर ये सारे गुण हैं, ये सारे गुण हैं, तो मानव का जो उसका जो मानव का जो प्राकृतिक अवस्था होगी, मानव जो पर्यावरण बनाएगा वो पर्यावरण कैसा होगा, शांत प्रिय होगा। जैसा कि आपको मैंने हॉब्स में बताया था, वहाँ का मानव एकाकी था, पाशविक था, दुष्ट था, क्रूर था। इसकी वजह से मानव सब उसकी जो अवस्था थी वो कैसी थी, उसकी अवस्था के मस्त न्याय की अवस्था थी, भय की अवस्था थी। वहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस की अवस्था थी। क्या इसकी यहाँ पे रहेगा जिसकी लाठी उसकी भैंस? नहीं। यहाँ पे कैसे सिद्धांत बनेंगे, यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ की जो प्राकृतिक अवस्था होगी कैसी होगी, वो शांति के साथ होगी, शांति संपन्नता होगी। यहाँ पे क्या कहते हैं, सहयोग पाया जाएगा, यहाँ पे समानता पाई जाएगी, और यहाँ पे क्या कहते हैं, स्वतंत्रता भी पाई जाएगी। प्राकृतिक अवस्था कैसी होगी, जहाँ पे शांति व्यवस्था होगी, सहयोग होगा, समानता होगा, सहयोग होगा। इसके माध्यम से क्या, क्यों? क्योंकि उसकी जो मानव का जो स्वभाव है कैसा है, अच्छा है। जब मानव का स्वभाव अच्छा होगा तो जिस घर में जिस परिवार में रहता होगा उसका वातावरण कैसा होगा, अच्छा ही तो होगा। तो उसी आधार पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसकी देखिए प्राकृतिक अवस्था की कुछ विशेषताएं भी हैं। विशेषताएं देखिए क्या क्या है प्राकृतिक अवस्था की जो विशेषताएं हैं। पहली चीज़ ध्यान रख लीजिए, पहली बार कोई राइटर ऐसा कह रहा है कि प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक अधिकारों की बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हॉब्स ने वहाँ पे प्राकृतिक नियम की चर्चा की थी, प्राकृतिक नियम की चर्चा की थी, जिसकी संख्या कितनी थी, 19 थी। लेकिन पहली बार क्या कहते हैं, लॉक महोदय ने क्या किया कि लॉक महोदय ने कहा कि नहीं, हमको क्या कहते हैं, प्राकृतिक अवस्था की जो विशेषताएं हैं उसकी पहली विशेषता है कि यहाँ पे हमारे क्या थे, प्राकृतिक अधिकार थे। वो अधिकार कैसे, देखिए वो अधिकार जो है ये बार बार पूछे जाते हैं। एक जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार देखिए ये आया कहाँ से, कैसे ये सोच गए, कैसे इन्होंने इस बात को सोचा, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए पहली चीज़ तो अधिकारों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके माता और पिता, उनके पिताजी जो थे, पिताजी इनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, मित्रवत व्यवहार था, तो अपनी सारी बातें क्या करते थे, डिस्कस कर लेते थे। जीवन के अधिकार की बात इसलिए कर रहे हैं क्यों, क्योंकि इनके पिताजी ने इनको अपने मित्रवत अपना व्यवहार बना लिया था और कहा था तुम्हें जिस भी फील्ड में तुम्हें पढ़ना हो, जहाँ तुम्हें पढ़ना हो, जिस तरह तुम्हें जो भी काम करना हो वो तुम करो। तो तुम अपना जीवन यापन करो। अपने जीवन यापन करने से क्या होगा, आपको स्वतंत्रता मिल जाएगी। स्वतंत्रता जब आपको मिलती तभी तो आप अपनी तरीके की लाइफ स्टाइल आप जी पाते हैं। अगर आपको हम स्वतंत्रता ही ना दे तो क्या अपनी लाइफ स्टाइल आप जी सकते हैं? नहीं जी सकते हैं। वो कहता है पहले जन्म लेना और समाज में रहना आपका अधिकार है, उसके बाद आपको स्वतंत्रता होनी चाहिए। आपको अपने बोलने की स्वतंत्रता हो, आपके टहलने की स्वतंत्रता हो, आपको घूमने की स्वतंत्रता हो, आपको पढ़ने की स्वतंत्रता हो। उसके बाद उसके साथ क्या होना चाहिए, उसके साथ संपत्ति भी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास संपत्ति नहीं होगी तो आपका जीवन भी अच्छा नहीं चल पाएगा। आप स्वतंत्रता, अगर आपका मन कर रहा है कि मैकडॉनल्ड में बैठने का, तो आप बैठ भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए आवश्यक हो जाता है। वो कहता है ये जो तीनों अधिकार हैं, जैसे व्यक्ति राज्य में पैदा होता है स्वतः ही इसको अधिकार मिल जाते हैं। राज्य क्या कहता है, इन अधिकारों को अगर नहीं उपभोग कर पा रहा है तो राज्य क्या करेगा, इनकी व्यवस्था करेगा।
यह व्यवस्था जैसे वह पैदा होता है, यह जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता और संपत्ति, यह तीनों अधिकार क्या होता है, उसे स्वतः मिल जाता है। यह ठीक उसी तरीके है, जब आप पैदा होते हैं तो जो आपका कलर है वो कलर आपके साथ पैदा होते ही आ जाता है, उसमें कोई फेरबदल नहीं होता, मूल कलर आपका वही है। तो सेम उसी तरह जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार जैसे व्यक्ति समाज राज्य में पैदा होता है तत्काल उसे वो प्राप्त हो जाता है। यह इसकी चर्चा कर रहे हैं। ये कहते हैं कि स्वतंत्रता कैसी, यहाँ पे वो स्वतंत्रता की बात तो करते हैं लेकिन स्वच्छंदता की बात नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा। वो क्या करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, स्वच्छंदता की बात नहीं करते हैं। ये कहता है एक स्टेटमेंट लॉक और कहता है, लॉक कहता है कि जो प्राकृतिक कानून है उनका अर्थ क्या है, प्राकृतिक कानूनों का अर्थ है नैतिकता के वे नियम हैं जो मनुष्य की अंतरात्मा पर अंकित हैं। ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे आपको विरोध करने का अधिकार नहीं था, वहाँ पे आपको विरोध आप नहीं कर सकते थे। यहाँ पे विरोध करने का भी स्वतंत्रता दे रहा है, वो अपने काम के लिए आप स्वतंत्र हैं। वहाँ पे जबकि ऐसा, वहाँ केवल किसका था, आत्म संरक्षण का अधिकार था। अगर आपको आत्म संरक्षण, जब आपके ऊपर आफत आ गई तब जाके आप उसका विरोध कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ विशेषताओं में जब देखते हैं तो लॉक कहता है कि जो प्राकृतिक कानून है, कानून का जो अर्थ है वह नैतिकता के वे नियम हैं जो मनुष्य के अंतरात्मा पर अंकित है, उसके अंदर से अंकित हैं। या जो कानून बनाया गया है वो क्या है, कानून आपको जो नैतिकता की जो बातें हैं, जो नैतिकता का प्रश्न है, क्यों, क्योंकि मानव स्वभाव ऑलरेडी अच्छा है। और जब मानव स्वभाव अच्छा है तो मानव स्वभाव अच्छा होगा तो प्राकृतिक अवस्था में द्वेष, कलह, विपन्नता, पर स्वार्थ, ये कहीं कुछ नहीं पाया जाएगा। बिल्कुल शांत की अवस्था होगी, बहुत बेहतर अवस्था होगी, और वहाँ पे सब लोग अपने जीवन का, अपनी संपत्ति का, अपनी स्वतंत्रता का क्या करेंगे, उपभोग कर रहे होंगे। तो इस तरह के विचार ये यहाँ पर देते हैं। लॉक की क्या कहते हैं, जो मानव स्वभाव की हमने चर्चा कर दी, प्राकृतिक अवस्था की चर्चा कर दी। एक चीज़ और देखिए कि मानव की जो प्राकृतिक अवस्था की वो बात करता है, इसने एक सिद्धांत और दिया है, उसने अधिकारों का जन्मदाता भी इसको कहा जाता है। अधिकारों का जन्मदाता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने पहली बार कुछ प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा की है, इसकी वजह से इसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक अधिकारों का जन्मदाता कह दिया जाता है। क्योंकि उसने जीवन का, स्वतंत्रता का और संपत्ति का, तीन तरह की चीज़ें क्या कहते हैं, ये बात करने लगते हैं। इसी में देखिए एक उसको और कहा जाता है कि यह उदारवाद का पहला जनक भी माना जाता है। उदारवाद का पहला जनक मानने का कारण क्या है, यह सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है। उदारवाद का पहला जनक किसे माना जाता है, तो आंसर होगा आपका लॉक। क्यों, उदारवाद की जो मूल मान्यताएं वो क्या है कि मनुष्य, पहली बात तो विवेकशील है, मनुष्य क्या है, विवेकशील प्राणी है, इसको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, और संपत्ति पे क्या कहते हैं, इसका अपना अधिकार होना चाहिए। यह तीन चीज़ वो भी मानता है कि वो अपना जो भी है, व्यापार है, वाणिज्य है, वो अपना बढ़ावा करेगा, इसको स्वतंत्रता छोड़ दिए, उसको बोलने का अधिकार और समानता का अधिकार इसको दे दिया जाए, विवेकशील प्राणी है, ये अपना निर्णय स्वयं करेगा। यही उदारवाद आपका कहता है। उदारवाद मैं भी बताऊंगा। तो ये बेसिक सा क्या कहते हैं, इसका एक कॉन्सेप्ट ही तैयार होता है। लेकिन अगर आप गौर करिए कि यह जो जिन बातों को कह रहा है, इन बातों के आधार पर अधिकारों की बात कर दी, एक और भी अपना सिद्धांत देता है, उसको बोलते हैं श्रम का सिद्धांत, लेबर थियरी। श्रम का जो सिद्धांत देता है, इस श्रम के सिद्धांत को या तो पात्रता सिद्धांत भी कहा जाता है, पात्रता सिद्धांत, या फल सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, तीन नाम है इसके, श्रम का सिद्धांत, पात्रता सिद्धांत या फल का सिद्धांत। या तीनों सिद्धांतों के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें देखिए क्या कहता है, इसमें कहता है कि प्रकृति में जो भी वस्तुएं मौजूद हैं, उन वस्तुओं में यदि मानव अपना श्रम लगाता है, श्रम लगाने के बाद किसी चीज़ को अगर निर्मित कर लेता है, तो वह वस्तु किसकी होगी, उस वस्तु पर, उस संपत्ति पर अधिकार किसका होगा, मानव का होगा, श्रम करने वाले व्यक्ति का होगा। तो इस श्रम सिद्धांत के माध्यम से क्या करता है, एक निजी संपत्ति को जन्म मिल जाता है। और निजी संपत्ति का जैसे जन्म होता है, समस्या क्या थी, समस्या तो निजी संपत्ति से ही थी।
क्लेश कहाँ पैदा, जहाँ पैसा, बताते हैं ना लोग, जब आपस में रिश्तों में अगर पैसे की कहीं बात आ जाए तो रिश्ते क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। वो यहीं पे सेम कंडीशन यहाँ पे बन रही। देखिए अभी तक क्या था, अभी तक सब कुछ था, लेकिन श्रम के सिद्धांत को जैसे वह देता है और कहता है कि जो श्रम का सिद्धांत है, इस श्रम या पात्रता या क्या कहते हैं, ये पात्रता या क्या नाम, फल का सिद्धांत, इसमें क्या कहते हैं, जैसे मानव प्रकृति में, प्रकृति प्रदत्त जो भी वस्तुएं हैं उनमें जैसे मानव अपना श्रम इंक्लूड करेगा, यह जो प्रकृति की वस्तु है किसकी हो जाएगी, यह मानव की हो जाएगी। क्लियर है? और जैसे मानव की होगी इसका मतलब क्या, निजी हो गई वो। और निजी होने का मतलब क्या कि बवाल शुरू। देखिए एक चीज़ और, अब ये समस्या ये कि ये जो प्राकृतिक अवस्था जो जिसकी चर्चा कर रहा है, इस अवस्था में ये शांति व्यवस्था कैसे बनी हुई है, शांति व्यवस्था कैसे बनी हुई है और कब तक रहेगी, कैसे बनी हुई है, कब तक रहेगी। देखिए शांति व्यवस्था कैसे बनी, क्यों, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति क्या है, विवेकशील प्राणी है, अपने हित अहित और सारी चीज़ अच्छा बुरा सब कुछ क्या है वो जान रहा होता है। लेकिन क्या यह लगातार ऐसा चलता रहेगा, ऐसा तो संभव नहीं कि लगातार ऐसे चलता। जैसे निजी संपत्ति आई, जैसे निजी संपत्ति का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ, वैसे क्या हुआ, व्यवस्था में समस्या भी पैदा शुरू हो गई। देखिए समस्याएं क्या पैदा होंगी, तीन तरह की समस्याएं पैदा होंगी। पहला, प्राकृतिक कोई नियम नहीं थे आपके, पहली बात प्राकृतिक नियम का मतलब था हम लोग प्राकृतिक नियम के अनुसार, का मतलब है हम प्राकृतिक नियम के अनुसार चलने का मतलब क्या था कि हम विवेकशीलता के आधार पर काम करते थे। लेकिन यदि कोई, जब निजी संपत्ति आ गई है, अब कोई अगर विरोध पैदा होगा तो कहीं लिखित नियम है आपके पास, कहीं लिखित नियम हो, कहीं परिभाषित नियम हो, तो उनके आधार पर आप न्याय कर सकते हैं। लेकिन प्राकृतिक नियमों क्या था, अभाव था, ये कहीं लिखित नहीं थे ये। दूसरा देखिए इसमें आप, उसकी परिभाषा कोई निश्चित नहीं थी, परिभाषा नहीं थी, कोई योग्य अधिकारी भी नहीं था। जब व्यवस्था बनी ही नहीं थी, केवल विवेकशीलता के आधार पर चल रही थी, तो कौन विवेकशील होगा, कौन उसका अधिकारी होगा, कौन उसका प्राधिकारी होगा, कौन सही और गलत का निर्णय करेगा, यह क्या कहते हैं यहाँ पे कोई भी स्पष्ट नहीं कर पा रहा था। एक और था कि इसको प्रभावशीलता के साथ लागू नहीं करने वाला कोई था, प्रभावशीलता के साथ लागू नहीं करा सकता था कोई। इसका मतलब क्या है, कोई एक ऐसी व्यवस्था नहीं थी, कोई सरकार नहीं था जिसकी वजह से क्या कहते हैं इस प्रकार की व्यवस्था वहाँ पर चल सके। देखिए किसी भी राज्य की व्यवस्था में क्या है, शांति व्यवस्था होगी, सुरक्षा होगी, न्याय होगा, यही तीन चीज़ चाहिए आपको। आप इसको देखिए तो कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका में भी आप देख सकते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका में भी आप देख सकते हैं। और ये तीनों चीज़ों का अभाव होने का मतलब क्या है, सरकार वहाँ पे नहीं थी। और जब सरकार नहीं होगी तो क्या होगा, अराजकता की स्थिति वहाँ पे उत्पन्न होगी। इसलिए क्या था कि एक समझौते की आवश्यकता पड़ी। और वो समझौता कैसा होगा, जैसे हॉब्स ने समझौता किया था, लेवियाथन को जन्म दिया था, वैसे यहाँ पे भी एक तरह का समझौता होगा। और वो समझौता ध्यान से देखिए किस तरह से होगा। पहली चीज, समझौता जब भी होगा तो किसके लिए होगा, अधिकारों की आपके रक्षा करने के लिए होगा, अधिकारों की रक्षा के लिए होगा। भाई आवश्यकता क्यों पड़ रही है, आपकी स्वतंत्रता बाधित ना हो, आपके अधिकार आपके कौन से हैं, आपके जीवन है, स्वतंत्रता है और संपत्ति है। यह तीनों चीज़ों के लिए क्या है, इन तीनों चीज़ों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए आपके राज्य की क्या होगी, उत्पत्ति होगी। समझौते यहाँ पे देखिए, समझौता यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे देखिए समझौता कैसा हो रहा है, पहले आपको बता दूं मैं समझौता कैसे हो रहा है। समझौता वहाँ पे एक व्यक्ति है, A B C D E, ये मान लीजिए 4-5 व्यक्ति हैं। तो पहले वाले ने कहा था, अगर आपको ध्यान हो, हॉब्स का जो लेवियाथन था उसने कहा था कि मैं प्रत्येक शक्ति अपनी किसको समाहित करता हूँ, इसको देता हूँ। ये कहता था किसको देता हूँ, इसको देता हूँ। ये कहता किसको देता हूँ, इसको देता हूँ। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे सब लोग इसके अंदर थे, A B C D E इस तरह के थे। ये अपनी समस्त शक्तियाँ इस समाज को देते हैं, अपनी समस्त शक्तियाँ मैं भी समाज को देता हूँ, अपनी समस्त शक्तियाँ मैं भी समाज को देता हूँ, अपनी समस्त शक्तियाँ
मैं भी समाज को देता हूँ, अपनी समस्त शक्तियाँ मैं भी समाज को देता हूँ। यहाँ पे समझौता हॉब्स के समय में एक पक्षी था, लेकिन यहाँ पे समझौता किसका है? द्विपक्षी है। यह जो समझौता हो रहा है ये समाज है, ध्यान रखिएगा, ये समाज है। और इसके बाहर जो एक आवरण आपको और दिखाई पड़ेगा, फिर जो समझौता होगा वो इसके साथ होगा। पहला समझौता आपका समाज के साथ है, व्यक्तियों का समाज के साथ है। दूसरा समझौता जो होगा वो समाज का किसके साथ होगा? राज्य के साथ होगा। और तब ये क्या कहते हैं, आपकी जो थियरी है, जो आपका सिद्धांत है, जो बात वो कहना चाह रहा है, तब वो यहाँ से स्पष्ट होगा। वहाँ पे कहेगा दो तरह के सिद्धांत होंगे। पहला जो आपका होगा वो कैसा होगा? सामाजिक समझौता आपका होगा, और दूसरा कैसा होगा? राजनीतिक समझौता होगा। दोनों समझौताओं को वो पहले क्या मानता था? हॉब्स एक साथ ही समझौता मान लेता था, केवल एक समझौता मानता था, सामाजिकता की बात करता ही नहीं था। और इसी पे इसकी आलोचना होती थी। सेवाइन ने कहा था जब ये आप सामाजिक समझौता हो ही नहीं तो समझौता किस बात का? वो क्यों पॉलिटिकल क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा था। लेकिन यहाँ पर जब लॉक महोदय बात करते हैं तो पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ किसका? सोशल कॉन्ट्रैक्ट की भी बात कर देते हैं, सामाजिक समझौते की ही बात कर देते हैं। वो कहते पहला जो समझौता होगा वो किसके साथ होगा? व्यक्ति और समाज के साथ होगा, और दूसरा समझौता समाज और राज्य के साथ होगा। तब हम उस मजबूत की तरफ बढ़ रहे होंगे। जो राज्य की जो उत्पत्ति की वो बात कर रहा है, उसने समस्या समझौते की पड़ी क्यों? मैंने बताया कि वहाँ पे भाई कहीं लिखित कानून तो व्यवस्था थी नहीं, कहीं कोई दंड देने वाला प्राधिकारी भी नहीं था। कौन व्यक्ति निर्णय करेगा क्या सही और क्या गलत है, इसको बताने वाला भी कोई नहीं था। इसलिए एक ऐसे राज्य की आवश्यकता पड़ रही है। इसलिए सभी व्यक्ति क्या किए, एक जगह बैठ के एक समाज का पहले निर्माण करते हैं, और समाज से फिर सारी शक्तियाँ किसको देते हैं? राज्य को देते हैं। तो मैंने पहला दूसरा पॉइंट आपको बताया था। तीसरे पॉइंट में देखिए, जो समझौता है वो क्या है? समझौता व्यक्ति प्राकृतिक अधिकारों के साथ राज्य में प्रवेश करता है, राज्य में प्रवेश करता है। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि जो प्राकृतिक अधिकार हैं इनके साथ उसकी राज्य में क्या करता है? प्रवेश करता है। लेकिन अगर हॉब्स को आप देखेंगे, हॉब्स महोदय ने क्या कहा था? हॉब्स ने कहा था कि जब हम आपस में ABC समझौता करेंगे तो जिस राज्य को जब ये प्राप्त करेंगे तो अपने समस्त स्वतंत्रता और समानता के अधिकार को क्या करेंगे? छोड़ के आएंगे। समस्त शक्तियों को क्या कहते हैं? वो इनको प्रदान करता है, और अपने पास इनके पास कुछ भी नहीं रह जाता। लेकिन लॉक महोदय ने देखिए कितनी अच्छी बात कही है। लॉक ने कहा कि ये जो जब भी व्यक्ति अपने समाज के साथ जुड़ेगा तो क्या है? उसके साथ जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, तीन चीज़ें जैसे वह पैदा होता है उसके साथ उसको मिल जाती हैं। और समाज के साथ समझौता करने के बाद जब समाज का राज्य के साथ समझौता होता है तो वो प्रत्येक व्यक्ति का समझौता होता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के लिए क्या होता है? समझौता होता है। और राज्य की उसकी जिम्मेदारी होती है कि उनका क्या करे? उनकी रखवाली करे, उनकी क्या कहते हैं? रक्षा करे। क्लियर है यहाँ तक? अगला देखिए, इसी में राज्य के विरोध का अधिकार। वहां पर देखिए, वहां पर क्या था? वहां केवल हॉब्स ने आत्मसंरक्षण के आधार पर विरोध का अधिकार दिया था, वो भी कितना? न्यूनतम हस्तक्षेप, न्यूनतम विरोध की बात की थी। लेकिन यहां पर क्या कहते हैं? लॉक कहता है आपके अगर जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, इन तीनों चीजों में अगर कहीं भी समस्या आती है तो आप राज्य का क्या कर सकते हैं? विरोध कर सकते हैं। आपके पास ये ताकत दी उसने कहा ये आपके पास अधिकार है, आपके पास नेचुरल राइट्स है ये। अब अगर क्या कहते हैं कि नेचुरल राइट्स की बात इसीलिए कह देता है कि अगर क्या कहते हैं इसमें कोई भी व्यक्ति हस्तक्षेप करता है तो आपको विरोध करने का क्या है? इसका आपके पास अधिकार है। यह जो अनुबंध हो रहा है, यह जो समझौता हो रहा है, इसके लिए देखिए अगला पॉइंट्स क्या कहता है। वो कहता है कि जो राज्य है, राज्य मानवीय अनुमति है, मानवीय अनुमति है या सहमति का परिणाम है। यहां पर जो सहमति बन रही है, अनुमति बन रही है, आप अनुमति दे रहे हैं, अनुमति से राज्य बना रहे हैं। और पहले वाले में कहते हैं कि राज्य से आप रीबैक नहीं हो सकते थे। अगर एक बार स्टेट बन गया तो वो स्टेट राज्य कभी खत्म नहीं होगा। यहाँ पे क्या? यहाँ पे राज्य को खत्म करने में जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, तीनों के चीज़ों की अगर रक्षा नहीं कर पा रहा है तो क्या होगा? वह सत्व समाप्त कर दिया जाएगा।
उसे समाप्त करने का अधिकार होगा। लेकिन पहले वाले में ऐसी व्यवस्था आपको देखने को नहीं मिलती है। देखिए अगला पॉइंट से देखिए, ये मर्यादित राजतंत्र या सीमित राजतंत्र का समर्थन। अर्थात क्या है? अर्थात ये मर्यादित राजतंत्र का मतलब है कि राजतंत्र को वे स्वीकार कर रहा है, लेकिन कैसा? सीमित आधार पे कर रहा है। वो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, लोकतंत्र की तरफ जा रहा होता है। वो कहता कि राजा कोई भी काम करेगा वो मान्य है, लेकिन उसे कार्य करने के लिए सबसे प्रमुख उद्देश्य उसका क्या होगा? जो उसकी व्यवस्था करना, उसका जो नियम कानूनों का निर्माण करना, उसके आधार पे लोगों की जीवन और संपत्ति की क्या करना है? रक्षा करना है। यहाँ पे संपत्ति को उसने दो तरीके में परिभाषित किया है। एक क्या कहते हैं, सीमित संपत्ति है, और एक असीमित है। सीमित संपत्ति में केवल कमाया गया धन है, लेकिन असीमित संपत्ति में क्या है? जीवन भी है और स्वतंत्रता भी है। दो तरह की संपत्तियों की बात करता है, ये ध्यान रखिएगा इस बात को। देखिए एक महत्वपूर्ण विचार और भी है। क्या कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है, क्या लॉक ने संप्रभुता शब्द का इस्तेमाल किया? संप्रभुता शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन संप्रभुता की बात की है उसने। कहाँ देखिए बात की है, तो ध्यान से देखिए आप। उसने कहा कि संप्रभुता के लिए उसने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, सर्वोच्च शक्ति या सर्वोच्च सत्ता। जिस सरकार का निर्माण होगा, जिस शासन व्यवस्था का निर्माण होगा, जिस सत्ता का निर्माण होगा, उस सत्ता को वो संप्रभु नहीं कहता, जबकि लॉक हॉब्स यहाँ पे संप्रभु कह देता है। और ये लॉक लेकिन संप्रभु ना कह के इसको सर्वोच्च सत्ता, सर्वोच्च शक्ति के नाम से इसको क्या करता है? परिभाषित करता है, इसको यह नाम देता है। अगला देखिए आप, ये राज्य और सरकार में, राज्य और समाज में अंतर करता है। ये कहता है कि राज्य और समाज दोनों में क्या है? अंतर है। पहले हमारा समाज बन गया था, व्यक्ति क्योंकि सामाजिक प्राणी था, इसलिए समाज हमारा पहले बना था, राज्य हमारा बाद में बना है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, क्या नाम है? पूर्व राजनीतिक व्यवस्था थी ये, पूर्व राजनीतिक, यह पूर्व राजनीतिक व्यवस्था थी, पूर्व सामाजिक नहीं। ध्यान रखिएगा, अगर ये कभी प्रश्न आ जाए कि हॉब्स की जो व्यवस्था थी वो कैसी थी, हॉब्स के राज्य की उत्पत्ति का जो समझौते का जो सिद्धांत कैसा है? पूर्व राजनीतिक है, लेकिन पूर्व सामाजिक नहीं है। ध्यान रखिएगा इसको। लेकिन अगर हॉब्स के स्टेटमेंट में जाएंगे तो पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक दोनों है, क्योंकि वो एक ही समझौते के सिद्धांत से समाज और राज्य को दोनों की स्थापना करता है। लेकिन जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, और लॉक कहता है कि नहीं, लॉक कहता है कि समाज तो हमारा पहले था, राज्य हमारा क्या हुआ? बाद में आया है। तो इसलिए पूर्व राजनीतिक, पूर्व सामाजिक व्यवस्था नहीं है, ये केवल पूर्व राजनीतिक व्यवस्था है। क्लियर है? और देखिए इसमें कहता है कि जहाँ पे कोई शासन व्यवस्था नहीं है, जहाँ पे विधि होगी वहीं पे आपकी स्वतंत्रता का आप पालन कर पाएंगे, स्वतंत्रता आपको वहीं मिलेगी। तो विधि को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देता है। विधि को, अगर विधि होगी तभी क्या कहते हैं, आप शासन व्यवस्था को बेहतर तरीके से चला पाएंगे। संवैधानिक शासन व्यवस्था की बात करता है। संवैधानिक शासन व्यवस्था का मतलब सीमित शासन व्यवस्था, और सीमित शासन व्यवस्था का मतलब क्या है? आपकी जो व्यवस्थाएं होंगी कैसी होंगी? वो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों में कैसा होगा? तालमेल आपका अच्छा होगा। ये व्यवस्थापिका को ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान देता है, क्योंकि व्यवस्थापिका जो स्ट्रक्चर है वो समाज की व्यवस्था है, और कार्यपालिका क्या है? राज्य की व्यवस्था है। तो इस तरह क्या करता है? जोड़ने की बात करता है। संवैधानिक सीमित सरकारों की बात वो करता है। इसी में आप अगर एक चीज़ और देखेंगे, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, शक्ति पृथक्करण का भी सिद्धांत दिखाई पड़ता है, जो कि मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर वो कार्यपालिका, न्यायपालिका में, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में अंतर करके राज्य की जो कार्य हैं उसको अलग बताता है, समाज के प्रति क्या कार्य होंगे उनको अलग बताएगा। इस तरह क्या करता है? दोनों में विभेद पैदा करता है। और ये मान लिया जाता है कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर भी क्या कहते हैं, इसके विचार यह दे देते हैं इसे। आइए इसकी हम आलोचना की बात करते हैं। इन्होंने क्या इसकी आलोचनाएं हैं और क्या इसका महत्व है, ध्यान दीजिए। देखिए मित्रों, जब हम आलोचना की बात करते हैं, हॉब्स की आलोचना की जब हम बात करते हैं, उसके सिद्धांतों की, हॉब्स कह रहा हूँ मैं, लॉक के जब सिद्धांतों की मैं आलोचना की जब बात करता हूँ, सामाजिक समझौते की, तो एक चीज़ आप ध्यान करिए, गौर करिएगा। जो पहला मैंने हॉब्स के सिद्धांतों की, समझौते की सिद्धांत की जो आलोचना मैंने की थी कि पशु का एकांकित दृष्टिकोण देख रहे थे,
मानवता का एकांकित दृष्टिकोण देख रहे हैं, तो वही गलती यहाँ पे लॉक महोदय भी करते हैं। लॉक क्या कहते हैं कि मानव स्वभाव संबंधी जो दृष्टिकोण है वो केवल एकांकी या एक पक्षी देख रहे होते हैं। एक पक्षी दृष्टिकोण में क्या होगा, केवल मानव सदैव अच्छा सहयोगी होगा। क्या मानव के अंदर कोई दोष नहीं थे? मानव इतना विवेकशील था, फिर दिक्कत क्यों बाद में आने शुरू हो गई? तो ये मानव का क्या कहते हैं, केवल एकाकी दृष्टिकोण की चर्चा करते हैं, जो कि क्या है, गलत है। दूसरा देखिए, मानव की जो व्यवस्था है ये क्या है, पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा देते हैं, और इसमें गरीब व्यक्ति के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ जो पूंजीपति वर्ग है केवल उसके लिए केवल महत्व देते हैं, ये व्यवस्था केवल उन्हीं के लोगों के लिए है। इसलिए मैकफर्सन कहता क्या है, ये पूंजीवाद को जन्म देता है। मैकफर्सन का आलोचक है बहुत बड़ा। मैकफर्सन कहता है केवल पूंजीवाद को जन्म देता है। ये कहता है केवल पूंजीवादों को केवल अधिकार देता है, बाकी नॉर्मल व्यक्तियों को या कॉमन व्यक्तियों को ये अधिकार नहीं देता है। एक चीज़ और देखिए, ये लोक कल्याणकारी राज्य का भी क्या कहते हैं, विरोधी है। नकारात्मक राज्य का क्या है, समर्थक है। ये कहता राज्य को केवल दो ही तरह कार्य करने चाहिए, जो समझौता उन समझौतों केवल रक्षा करे, और वह या आंतरिक जो आक्रमण होते हैं उनसे हमारी सुरक्षा करे, उनसे हमारी संपत्ति की रक्षा करे। बस राज्य का और कोई कार्य नहीं है। राज्य का काम स्कूल खुलाना, जो लोक कल्याणकारी राज्य का था, स्कूल खुलाना, शिक्षा की व्यवस्था करना, निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करना, ये जो कार्य जो थे लोक कल्याणकारी राज्य के, उन लोक कल्याणकारी राज्यों को कार्यों को नकारते हुए किसका कहता है, नकारात्मक राज्य के, नकारात्मक क्या कहते हैं, कार्यों को चर्चा करता है, नकारात्मक कार्यों को अडॉप्ट करता है। वो कहता है उसके केवल दो कार्य होंगे, एक सामाजिक समझौते जो हुए हैं उनकी रक्षा करना, दूसरा उनका कार्य क्या होगा, उनका कार्य होगा कि जो आंतरिक और बाह्य जो शक्तियां हैं जो आक्रमण करती हैं, उन बाह्य शक्तियों के आक्रमण से क्या करना है, हमारी सुरक्षा करना। बस यही केवल दो कार्य होंगे। तीसरा कहता है कि जो प्राकृतिक अधिकार, इनका जो एक आलोचना और होती है, जो प्राकृतिक अधिकारों की जो तुलना कर रहे हैं, कह रहे हैं, यह इनकी धारणा गलत है। क्यों, देखिए, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इसका जो आलोचक है वो कौन है, वो ग्रीन करते हैं और बेंथम कहते हैं। ग्रीन और बेंथम का कहना है कि ये जब हमको अधिकारों की बात हम कहाँ करते हैं, समाज में करते हैं। समाज में हम अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन राज्य कौन है, उसकी मान्यता देते हैं। यहाँ राज्य और समाज राज्य को आने के पहले ही सारे अधिकार उसको प्राप्त हैं। ये कैसे संभव है? अधिकारों की वैधता कौन स्पष्ट करेगा, राज्य स्पष्ट करेगा, राज्य उसे लागू कराएगा ना, तो स्वतः आपको कैसे मिल जाता है। यहाँ पे इनकी क्या होती है, ये आलोचना होती है। और इसी में क्या कहते हैं कि राज्य का जो राज्य की एक और आलोचना की जाती है कि राज्य की जो है वो दमनात्मक स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। क्यों? क्योंकि राज्य में जब भी तीन चीज़ों का विरोध होगा, विरोधाभास होगा, तो आप क्या करेंगे, उनका विरोध कर पाएंगे। मैकफर्सन इसका खुल के आलोचक होता है, और हेनरी मैन इसके खुल के आलोचक होते हैं। देखिए, मैकफर्सन क्या कहते हैं, ये पहली बात तो पूंजीवाद को बढ़ावा देता है, और हेनरी मैन कहते हैं कि इतिहास का घटिया दर्शन है, दर्शन शास्त्र घटिया दर्शन है, कानून का घटिया दर्शन है। ये इस तरह के शब्दों से इनको संबोधित करते हैं, और इस प्रकार से इसकी आलोचनाएं की जाती हैं कि ये मानव के स्वभाव को लेकर संबंधित उसका दृष्टिकोण है वह उचित नहीं है, या पूंजीवादी व्यवस्था को मान्यता देता है या बढ़ावा देता है, या लोक कल्याणकारी राज्य के विरुद्ध है, यह क्या नाम प्राकृतिक अधिकारों की जो धारणा है, जो व्याख्या की गई है, वह गलत तरीके से की गई है। यह जो यहाँ पर राज्य है वो बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है, बल्कि वो कैसे है, वो दमनात्मक स्थिति में है। तो आइए इसी के हम अंतिम चरण पे चलते हैं, हम इसके महत्व की चर्चा करते हैं। क्या लॉक के सिद्धांत ने कुछ हमें दिया है, तो वो लॉक के सिद्धांत ने हमें क्या दिया है, उन पर हम विचार करते हैं। आइए देखिए, हम इसके जब महत्व की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आप देखिए इसका महत्व जो है, पहले ही बात तो वो अधिकारों की जो बात करता है। लॉक ने जो उस समय जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति की जो बात की थी, वर्तमान परिदृश्य में भी अगर आप देखेंगे, उन चीज़ों की महत्ता, उस चीज़ों की प्रासंगिकता क्या है, आज भी विद्यमान है। उसने क्या किया था, दैवीय अधिकारों का खंडन किया था, दैवीय अधिकारों को पूरी तरह से नकार दिया था। उसने जो प्रकृति का जो राज्य की उत्पत्ति का जो प्राकृतिक सिद्धांत था उसको उसने नकारा, अर्थात दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को नकारा, और उसने संविधानवाद की नई सरकार, संविधानवादी शासन व्यवस्था की बात कर दी, अर्थात एक सीमित शासन व्यवस्था की बात कर दी थी, जो क्या कहते हैं महत्वपूर्ण, इसका महत्व बनकर परिलक्षित हुआ। तीसरा कदम संप्रभुता की जो बात करता है, संप्रभुता वो किसी सत्ता में नहीं, बल्कि सत्ता कौन होती है, वो जनता में निहित करता है।
ये लोकतंत्र के देखिए कितने करीब ले जा रहा है। वो कहता है कि जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो संप्रभुता होनी चाहिए, जो सर्वोच्चता होनी चाहिए, संप्रभुता शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, इसको ध्यान रखिएगा। जो सर्वोच्च सत्ता होती है किसके अंतर्गत आती है? जनता के अंतर्गत आती थी। क्यों? क्योंकि जनता ने क्या कहते हैं, इस समाज के साथ संगठन बनाया। समाज क्या है? जनता का एक समूह है। इसने राज्य के साथ समझौता किसने? असली समझौता किसके पास है? सर्वोच्चता किसके पास है? इस क्या नाम है, व्यक्तियों के पास है, जनता के पास निहित है। आखिरी में आप कह सकते हैं कि शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत होता है, उस शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का पहला प्रणेता कह लीजिए या स्टार्टिंग कह लीजिए कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में पहली बार ये अंतर करने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। तो ये मैंने आपको क्या नाम है, एक पूरा संक्षिप्त परिचय के साथ मैंने लॉक का जो सामाजिक समझौता था, सामाजिक समझौता में जो मानव की जो स्वभाव था, मानव का जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के बारे में कुछ, फिर प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा करते हुए, फिर ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनके कारण क्या कहते हैं सामाजिक समझौते की जरूरत पड़ गई, समझौता क्या होगा, समझौते क्या विशेषताएं होंगी, उसकी आलोचनाएं क्या होंगी, उसका महत्व क्या था, इन सारे विषयों पर मैंने आपसे चर्चा की है। मुझे लगता है कि आप लोग इससे काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे। और अगर किसी के मन में कोई सवाल है, कोई चीज़ क्लियर नहीं है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, वहाँ पर आप कमेंट्स मुझे लिख सकते हैं। मुझे आप कमेंट्स लिखेंगे, मुझे अच्छा लगेगा और मैं उसका जवाब आपको दे सकूँगा। और किसी और तरह की समस्या अगर होती है तो मेरा मोबाइल नंबर है 9621222324। मेरा ईमेल आईडी है centraluniversityau@gmail.com। आप यहाँ पर मुझे मेल कर सकते हैं, आपको उसके जवाब मिल जाएंगे। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोगों से आग्रह है, मेरा निवेदन है, इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे तक इसे बढ़ाएं, जिससे इस राजनीति विज्ञान की शाला को और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।